वहीं छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। गरियाबंद में कई गांवों में गजराज कई दिनों से आतंक मचा रहे हैं। सवाल यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी हाथी जंगल में क्यों नहीं रुक पा रहे। ये द्वंद्व मानव और हाथी के बीच अभी भी क्यों जारी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का बढ़ा उत्पात, जंगलों में क्यों नहीं रुक रहे गजराज। ये तस्वीरें अब वन विभाग के लिए भले ही आम हो गई हों, लेकिन हाथियों के झुंड से ग्रामीण इलाकों में लोगों का रहना मुश्किल हो चला है। कहा जा रहा है कि ये हाथी झारखंड और उड़ीसा से गरियाबंद में आए हैं और पिछले कुछ दिनों से पांडुका वन क्षेत्र में न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आम जनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में पहले से ही हाथियों का आतंक कम नहीं था, अब प्रवासी गजराज भी मुसीबत बनने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर हाथी रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जंगल की खाद्य श्रृंखला खत्म हो रही है और इससे हाथियों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। हाथी इंसानों की बस्तियों में जा रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले हाथियों की निगरानी नहीं हो रही है। मतलब ये कि रिहायशी इलाकों में उत्पात के लिए सिर्फ हाथी ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वन विभाग और आम लोग भी हैं। अगर जंगलों में हाथियों को पर्याप्त भोजन मिले तो वो लोगों के बीच क्यों जाएंगे। देखिए, ये सरकार जो डीएमएफ का पैसा है वो खरीदी में खर्च कर रही है। उनको जो पैसे जंगलों के मैनेजमेंट में और हाथियों के हैबिटेट डेवलप करने में खर्च करने चाहिए, वो खर्च नहीं करने के कारण आज हाथियों का आतंक बढ़ रहा है और मानव और हाथी द्वंद्व जो बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है इस सरकार में भ्रष्टाचार, करप्शन और सारी सप्लाई और खरीदी में पैसे खर्च करना, जंगल के मैनेजमेंट में पैसे खर्च नहीं कर, हजारों करोड़ रुपए परंतु उसमें ये खर्च नहीं कर। निश्चित तौर पे मानव हाथी द्वंद्व जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछले 15 साल में जो हाथियों का नैसर्गिक निवास था, विचरण स्थल था, उसको बाधित करने की कोशिश की गई। वहाँ पे जंगलों की कटाई हुई, वहाँ पे कोयले का उत्खनन शुरू किया गया और हाथियों का जो प्राकृतिक आवास था उसको बचाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था। हमारी सरकार आने के बाद पिछले 3.25 साल में एक कोशिश की गई कि हाथियों का जो नेचुरल आवास हो उसके लिए लेमरू अभयारण्य को नोटिफाइड किया गया, सेमर सो जो तमेत पिंगला जैसे 2 अभयारण्य को नोटिफाइड किया गया और कोशिश ये किया जा रहा है कि हाथियों का जो प्राकृतिक विचरण क्षेत्र है वहाँ उनको सुरक्षित रखा जाए। आपको जानकर अचरज होगा, पिछले 5 साल में 80 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। 3 साल में समाधान के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। 12 जिले हाथियों से प्रभावित हैं। अगर साल दर साल हाथियों और इंसानों की मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 से 17 में 74 लोगों की मौत हुई, 2017 से 18 में 72, 2018 से 19 में 56 और 2020 से 21 में 57 लोगों की जान गई। इसी तरह हाथियों की मौत पर नजर डालें तो 2017 से 18 में 11, 2018 से 19 में 17, 2019 से 20 में 9 और 2020 से 21 में 12 हाथियों की मौत हुई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष कितनी बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये सिलसिला पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। आए दिन खबरें आती हैं कि जंगली क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हाथियों ने दस्तक दी है और मानव हाथी के द्वंद्व में या तो हाथी की जान गई है या ग्रामीणों की मौत हुई है। अब ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। वन विभाग की व्यवस्थाओं और वन विभाग की प्लानिंग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। सत्ता पक्ष भी अपनी सरकार की तैयारियों को पुख्ता बता रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर गजराज जंगलों में क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसमें जो वन संरक्षण के लिए काम करते हैं लोग, उनका ये भी कहना है कि खनन का काम बड़े स्तर पर जंगलों में हो रहा है, जिसकी वजह से
हाथियों का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है और इसीलिए अब ज़्यादातर बार हम ये देख रहे हैं कि जो हाथियों का विचरण का एरिया रहता है वो बदलकर अब ग्रामीण इलाकों की तरफ हो रहा है और मानव और हाथी आमने सामने आ रहे हैं और इस समस्या पर काम नहीं हो रहा है। अब इसमें खबर तो यह है कि वन विभाग मुनादी करा देता है, मुनादी से कार्रवाई की खानापूर्ति हो जाती है, लेकिन हाथियों को रोकने के उपाय नहीं होते। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1950 में सीपी बरार राज्य का नामकरण मध्य प्रदेश हुआ था। इसमें हिंदी और मराठी इलाके शामिल किए गए थे। फिर 1956 में नया मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था जिसमें 3 इलाके शामिल किए गए थे, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल को मिलाकर एमपी बनाया गया था। तो शायद ही आपको पता होगा कि एमपी का नामकरण कैसे हुआ था।